आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ गए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका सर शो में। साथ ही आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका भी परिचय करा दे। आज हमारे साथ है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। आशीष सर, स्वागत है आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे। जैसे हम आशीष से आज जानेंगे आज के बाजार का हाल, एल&टी के नतीजों की अपडेट हमें देंगे दीपांशु भंडारी। एक्सिस बैंक के नतीजे हम जानेंगे पूजा त्रिपाठी से। एयरटेल में एफआईआई निवेश को लेकर क्या है कंफ्यूजन, बताएंगे वरुण दुबे। साथ ही देवांशी हमें बताएंगी डॉक्टर रेड्डीज के कैसे रहे नतीजे। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले आज बाजार का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मंथली एक्सपायरी से पहले आज भारी बिकवाली का शिकार हो गया बाजार। सत्र के दूसरे हिस्से में बिकवाली ने बाजार पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ा दिया और अंत में सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 39,922 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक फिसलकर 11,730 के लेवल पर बंद हुआ। वित्तीय शेयर की पिटाई सबसे अधिक हुई है। अमेरिका और यूरोप में कोरोना से संक्रमण के मामले दोबारा तेजी से बढ़े हैं, जिससे कि बाजार की चिंता बढ़ी है। अमेरिका में अब राष्ट्रपति चुनाव से पहले राहत पैकेज आने की उम्मीद भी खत्म हो गई है और इससे भी बाजार को खासी निराशा हुई है। बाजार के हाल के बाद जरा एफआईआईज डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1131 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1 करोड़ 48 लाख रुपए की खरीदारी की है। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए रुक कर लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल जी, मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार तो भारी बिकवाली का शिकार हो गया, क्या कारण रहे इसके? भारतीय बाजारों में आज एक बार फिर से बड़े एक्शन वाला दिन रहा, जहां पर भारी उतार चढ़ाव और कमजोरी के साथ बाजार की समाप्ति, और ये पूरी की पूरी कमजोरी आपको दिखी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की वजह से। जी हां, अमेरिका में कल फिर से एक हल्का कमजोरी का सेशन दिखा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स सुबह से दबाव में थे और धीरे धीरे दिन चढ़ने के साथ ये दबाव बढ़ता हुआ दिखा। और जब यूरोप की कमजोर शुरुआत हुई और यूरोप के बाजार 2 से 3% लुढ़कते नजर आए और डाउ फ्यूचर्स 450 पॉइंट लुढ़ गए, तो उसके बाद भारतीय बाजारों पर भी दबाव जबरदस्त बना। वो तो आखिरी 1 घंटे में हल्की रिकवरी निचले स्तरों से दिखी और बाजार अपने अहम लेवल को सपोर्ट करते हुए दिखे। अदरवाइज एक बार तो निफ्टी 11,700 के भी नीचे फिसला और बैंक निफ्टी 24,050 के बेहद करीब पहुंचता हुआ नजर आया। फाइनली क्लोजिंग हल्की सी रिकवरी के साथ हुई। एक चीज़ तो बेहद साफ है, भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव तेजी से बढ़ रहा है, और न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि दुनिया भर के बाजारों में भी। वजह वही है, कोरोना के बढ़ते हुए मामले, लॉकडाउन के खतरे, इकोनॉमिक रिकवरी धीमी और ठंडी होने के संकेत, और उसके साथ ही अमेरिका के चुनाव और राहत पैकेज पर अनिश्चितता। ये तमाम वो कारण थे जिनके चलते भारतीय बाजारों पर दबाव दिखा। हाँ, कल एफआईआईज की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े आए थे। एमएससीआई इंडेक्स में बदलावों के चलते उसकी चलते बाजारों में एक मजबूती तो दिखी, लेकिन वो मजबूती ज़्यादा टिक नहीं पाई। शुरुआत सुस्त होने के बाद, उतार चढ़ाव के बाद ऊपरी स्तरों से फिर से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। तो आज का दिन इस लिहाज से भी एक्शन का था। 5 निफ्टी की कंपनियों के और वायदा कारोबार की 4 और कंपनियों के नतीजे थे। इसके अलावा एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, और ये भी मंथली एक्सपायरी है जो कि कल होने वाली है, उसके पहले का एक्शन था। तो 3 दिन बाजार के लिए बड़े भारी पड़ते हुए दिखे उतार चढ़ाव के लिहाज से, और ऐसे संकेत देखें तो कल के सेशन में भी इसी तरह का मूड माहौल रहने की पूरी आशंका है। तो ओवरऑल भरपूर एक्शन है, और ये एक्शन दोनों ही तरफ अब तक बाजार में आपको दिख रहा है। इंट्राडे में भी, ओवरनाइट भी, और ओपनिंग और क्लोजिंग में तस्वीरें बदलती और बिगड़ती हुई और बनती हुई नजर आ रही है। तो बड़े एक्शन के लिए रहिए तैयार जी। और कल अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर नजर रहेगी, ये सर आपसे समझेंगे, और साथ ही स्ट्रैटेजी कल के लिए क्या रहे ये जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जरा समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, आज बाजार में खबरों के चलते कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और यूरोप में बढ़ते कोरोना वायरस की चिंता के चलते अब देखिए ग्लोबल मार्केट्स में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखी जा रही है, और इसका असर जो है आज भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। इंडिया विक्स में 5% का उछाल रहा। निफ्टी जो है
11,750 के नीचे क्लोज हुआ और निफ्टी बैंक में भी देखिए 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात है कि निफ्टी बैंक जो है 24,000 का जो अहम सपोर्ट है इसे नहीं तोड़ा, करीब 24,058 का जो है इसने डे लो बनाया, लेकिन वहाँ से हल्की एक रिकवरी भी देखने को मिली। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था बाजार में, और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो जो ग्लोबल लिंक्ड सेक्टर्स हैं, खासतौर पर मेटल स्टॉक्स देखिए यहाँ पर जो विदेशी बाजार के संकेतों का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, तमाम मेटल स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में हम आपको लगातार 3 दिन से बता रहे हैं, पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीएलएफ देखिए दिग्गज स्टॉक है, यहाँ पर 5% की गिरावट रही। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में आज फिर गिरावट का दबाव देखने को मिला। गोदरेज प्रॉपर्टीज और शोभा डेवलपर्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। हाई बीटा एनबीएफसी स्टॉक्स में देखिए अच्छी खासी चाल देखने को मिली थी पिछले हफ्ते, लेकिन आज ऊपरी तरफ से काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। मुथूट फाइनेंस कल बढ़िया चलाता है स्टॉक। दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड जो कि एक इंडेक्स हैवी वेट है, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली, और सुस्त नतीजों के बाद एमएनएम फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली। हाई बीटा स्टॉक इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी बिकवाली का प्रेशर साफ नजर आया। बैंकिंग स्टॉक्स में आप देखें इंडसइंड बैंक, यहाँ पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक और पीएसयू दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। फार्मा स्टॉक्स में भी आप देखिए खासतौर पर जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। आरती ड्रग्स कमजोर नतीजों के बाद, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। ऑयल एंड गैस सेक्टर ऐसा है जो आप देखिए अभी भी मार्च के बाद भी ज्यादा रिकवरी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, और इनफैक्ट काफी ज्यादा प्रेशर है, लगातार सपोर्ट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोनेट, एलएनजी, चेन्नई पेट्रोलियम, एमजीएल, गेल और आज तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी गिरावट, जिसका असर जो है इंडेक्स में भी देखने को मिला। ऑटो स्टॉक्स की भी जो रफ्तार है वो थमती हुई नजर आई, खासतौर पर जो ग्लोबली लिंक्ड है जैसे कि भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, यहाँ पर ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी देखिए ऊपरी तरफ से गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज जो बिकवाली का प्रेशर है बाजार में ज्यादा देखने को मिला। तो बाजार का हाल हमने सेक्टर स्पेसिफिक समझा आशीष चतुर्वेदी से। आज के खास मेहमान आशीष माहेश्वरी जी का रुख करते हैं। आशीष जी, अभी जो बाजार में गिरावट का माहौल हमने देखा है, अब बाजार को अलग अलग जगह से क्यों जरूर मिल रहा है, अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ खुले, अब लगता है आपको कि बाजार की टेंशन ये बरकरार रहेगी? दूसरी बात ये कि अब कल के दिन किसी को अगर इंट्राडे पिक लेनी हो तो कहां पर आप खरीदारी की सलाह देंगे, और हफ्ते भर का पोजिशनल व्यू आप कहां पर रखने को कहेंगे? जी आशीष जी सुन पा रहे हैं? जी आशीष जी यही जानना चाह रहे हैं कि बाजार की टेंशन, ओके चलिए थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल कुछ दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करते हैं, उसके बाद फिर से हमारे आज के एक्सपर्ट आशीष माहेश्वरी जी का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि नतीजों का सीजन है, एल&टी ने अपने नतीजे पेश कर दिए हैं। कैसे रहे नतीजे, अनुमान के मुताबिक या उससे बेहतर, ये समझते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु बताएं, एल&टी के नतीजे अनुमान के मुताबिक या उससे बेहतर, या फिर कुछ खास नहीं? एल&टी के Q2 नतीजों की बात करें तो अनुमान के मुताबिक, या फिर आप कह सकते हैं कि अनुमान से थोड़े बेहतर ही रहे इनके नतीजे। अगर आप आय की बात करें तो 31,000 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा आय आई है, जो हमारे अनुमान के एकदम मुताबिक ही थी। और अगर आप सालाना तौर पर देखें तो लगभग 12% की गिरावट आई है। मुनाफे की अगर बात करें तो यहाँ पर मुनाफा आया है 5,520 करोड़ का, जो अगर आप सालाना तौर पर देखें तो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। पर इसमें कई सारे एक्सेप्शनल आइटम्स आपको देखने पड़ेंगे। जो इन्होंने अपनी E&A यूनिट की बिकवाली करी थी, उसकी गेन्स इस क्वार्टर में रजिस्टर हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने एक इम्पेयरमेंट चार्ज भी लिया है और टैक्स एडजस्टमेंट भी हुआ है। तो अगर आप इन सारे एडजस्टमेंट्स को करें तो इनका मुनाफा आता है 1410 करोड़ रुपए का, जो भी अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर है, क्योंकि हमने अनुमान लगाया था तकरीबन 1265 करोड़ रुपए का। सालाना तौर पर अभी भी 44% की गिरावट है, बट मुनाफा अनुमान से काफी बेहतर आया है। ऑपरेशनल तौर पर नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो 3,335 करोड़ रुपए का आया है, जो हमारे अनुमान
से लगभग 10% ज़्यादा है और मार्जिन्स आए हैं 10.7% के। हमने अनुमान लगाया था 9.8% के मार्जिन्स का। तो ऑपरेशनली भी काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं इनकी तरफ से। कुल नए ऑर्डर्स इस क्वार्टर में आए हैं तकरीबन 28,000 करोड़ के, जो लगभग साल दर साल के बेसिस पर देखें तो 42% की गिरावट है। पर ये अनुमान मुताबिक ही रहे क्योंकि ऑर्डरिंग एक्टिविटी इसी तिमाही में पिकअप हुई है। अभी आने वाली तिमाही में थोड़ा समय और लगेगा रिकवरी के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंफ्रा सेगमेंट की जो आय है उसमें तिमाही दर तिमाही तो अच्छी बढ़त है और सालाना तौर पर देखें तो सिर्फ 7% की गिरावट है। तो वहां पर जो इनका एक की एरिया है वहां पर इन्होंने परफॉर्मेंस मेंटेन करी है जहां तक नए ऑर्डर्स और रेवेन्यू का सवाल है। हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। पावर सेगमेंट में अगर देखें तो साल दर साल रेवेन्यू में बढ़त हुई है बट ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं रही है। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो इनके नतीजे हैं वो अनुमान मुताबिक या फिर अनुमान से बेहतर हैं। डिविडेंड आया है 18 रुपए पर शेयर का और ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि बाजार अनुमान लगा रहा था कि 30, 35, 40 रुपए तक का डिविडेंड पर शेयर ये दे सकते हैं। उसके मुताबिक सिर्फ 18 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आया है। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर रहेगा जहां तक एल&टी का सवाल है। जी दीपांशु, एल&टी के नतीजे विस्तार से बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आशीष माहेश्वरी आज के हमारे खास एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं अब। आशीष जी, बाजार की ये टेंशन कब तक आगे बरकरार रह सकती है? दूसरा सवाल आपसे यही है कि कल के लिए इंट्राडे पिक के तौर पर आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा और हफ्ते भर की खरीदारी कहां की जा सकती है? देखिए, मेरा मानना है जब तक यूएस इलेक्शन का टाइम आता है 3 नवंबर तक का, तब तक बाजारों में आपको वोलेटिलिटी रोज देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरा, ये जो दोबारा से कोविड का जो सेकंड वेव के भी जो न्यूज़ आ रही है किसी न किसी कंट्री से, उसके कारण से भी थोड़ा सेंटीमेंट खराब हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको पोजीशन थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए 3 नवंबर तक, और 3 नवंबर के बाद में जब यूएस इलेक्शन की क्लैरिटी हो उसके बाद में पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि तब तक जो हेज फंड्स हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे और वो पोजीशन हर राइज पर बेचने की कोशिश ही करेंगे। तो अपनी पोजीशन लाइट रखना लॉन्ग साइड पे बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। जहाँ तक एक दिन की पोजीशन का सवाल है, तो मैं रूट मोबाइल को रिकमेंड करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि आज नतीजे आए थे, काफ़ी अच्छे नतीजे थे, क्योंकि आप जून से सितंबर क्वार्टर में ही देखें तो जो जून क्वार्टर इतना खराब था उसके बावजूद कंपनी ने जो मुनाफा 26 से इस क्वार्टर में 32 करोड़ रुपए किया, तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंसाइट देता है उनके आगे वाले बिजनेस पर भी। तो बिल्कुल रूट मोबाइल कल के लिए बाय कर सकते हैं। और यदि एक वीक का कॉल लेना हो तो मैं केपीआर मिल्स को रिकमेंड करना चाहूँगा। कंपनी के काफ़ी अच्छे नतीजे कल आए थे और एक वर्चुअली डेट फ्री टेक्सटाइल कंपनी है और अपना नए एक्सपेंशन भी जो उनकी रिक्वायरमेंट आ रही है बिजनेस की, उसको देखते हुए उन्होंने अनाउंस किया है। तो मेरा मानना है 760 से 770 तक का लेवल आपको केपीआर मिल में अगले एक सप्ताह में देखने को मिल सकता है। जी, तो एक दिन की खरीदारी रूट मोबाइल में करने की सलाह आशीष माहेश्वरी जी की और हफ्ते भर की खरीदारी केपीआर मिल्स में करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। अब नतीजों पर एक बार फिर से फोकस अपना शिफ्ट करते हैं। एक्सिस बैंक के नतीजे आज आए हैं, नतीजे कैसे रहे हैं? पूजा त्रिपाठी हमारी सहयोगी, उनसे समझते हैं। पूजा, बताएं एक्सिस बैंक के नतीजे क्या रहा खास? जी, एक्सिस बैंक के नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं हर फ्रंट पर। एनआईआई की बात करें तो वहां पर 20% की ग्रोथ देखी गई है, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है बैंक, और इसके अलावा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के आंकड़ों में भी भारी कमी देखने को मिली। हम एक तरफ अनुमान कर रहे थे 4.8% के ग्रॉस एनपीए का, उसके सामने 4.18% की ग्रॉस एनपीए आया है। तिमाही दर तिमाही इस आंकड़े में भी कमी देखी गई है। अगर स्लिपेजेस यानी कि नए एनपीए की बात करें तो 931 करोड़ ये आंकड़ा आया है, जो कि अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा कमी है। 2218 करोड़ की स्लिपेजेस पिछले क्वार्टर देखे गए थे, तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव है एक्सिस बैंक के लिए। तो हर फ्रंट पर नंबर्स अनुमान से बेहतर। जी, बहुत शुक्रिया पूजा एक्सिस बैंक के नतीजों पर और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब एयरटेल में एफआईआई निवेश को लेकर एनएसडीएल ने कंफ्यूजन बढ़ा दिया है। पूरा मामला क्या है, डिटेल में समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, जरा बताएं ये कंफ्यूजन है किस बात का? देखिए, आज भारतीय एयरटेल को लेके एनएसडीएल की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आए और इसके चलते पूरा कंफ्यूजन हुआ। पहला नोटिफिकेशन करीब 9:25 साढ़े 9 बजे के आसपास आया,
जब NSDL ने यह कहा कि भारतीय एयरटेल में जो विदेशी निवेश है उसकी सीमा को बढ़ा के 100% करने का अप्रूवल दे दिया गया है। और इसके बाद आपने देखा कि ज़ोरदार तेज़ी स्टॉक में आई। क्योंकि नवंबर के अंत में MSCI की जो रिबैलेंसिंग होने वाली है उसमें इस वजह से इसका वेटेज बढ़ जाता, तो उसका इम्पैक्ट जो है काउंटर पे देखने मिला और एक समय स्टॉक जो है 490 के आसपास चला गया। लेकिन दोपहर को 11-11:15 बजे के आसपास एक और नोटिफिकेशन आया NSDL की तरफ से, जहां पे कहा गया कि काफ़ी सारी कंडीशंस है जो भारतीय एयरटेल को मीट करना है इस पूरे फॉरेन ओनरशिप के लिए, और उसकी समीक्षा हम अभी कर रहे हैं। और अभी जो 100% फॉरेन ओनरशिप है उसको नहीं किया जाएगा। फिलहाल जो 49% पे थी विदेशी निवेश की सीमा, उसको उतने ही लिमिट पे रखा जाएगा। यानी कि जो बढ़ोतरी की बात थी उसको कहीं ना कहीं NSDL ने वापस ले लिया और इसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी ऊपरी स्तर से गिरावट देखने मिली। जो स्टॉक एक समय 12% ऊपर था वो महज 4-5% के आसपास ही रह गया था। दरअसल जनवरी में भारतीय एयरटेल को अप्रूवल मिला था DOT की तरफ से 100% विदेशी लिमिट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद NSDL ने इसमें बदलाव नहीं किया था और इसी के चलते MSCI ने अपने जो वेटेज है इसमें घटा दिया था। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो आज पूरे दिन था इस स्टॉक में और इसके लिए आपने देखा कि ऊपरी स्तर से इस काउंटर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली। जी बहुत शुक्रिया वरुण इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। अब जरा रुक करते हमारे आज के एक्सपर्ट आशीष माहेश्वरी साहब का। आशीष जी, कल BPCL के नतीजे आने वाले हैं, आपको BPCL से क्या उम्मीदें हैं? जी मेरा मानना है कि जैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वहां पर कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग परफॉर्मेंस आने का अभी भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो काफी स्टेबल रहे हुए हैं पिछले लास्ट क्वार्टर में। तो हमारा एस्टिमेट ये है कि जरूर आय में जरूर आपको इजाफा देखने को मिलेगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बहुत इंक्रीज यहाँ पर आता दिखाई देता नहीं है। तो अभी भी स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगी BPCL की, क्योंकि हम ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जो है उसमें बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। ओके, तो BPCL पर कुछ खास बुलिश नहीं हैं हमारे आज के एक्सपर्ट, लेकिन मारुति के जब नतीजे आएंगे तो मारुति को लेकर सर आपका आउटलुक क्या है? जी मारुति बिल्कुल एक सरप्राइज पैक रहेगा इस पर। जैसा ऑटो सेल्स के नंबर में हमने काफी इजाफा देखा मंथ ओवर मंथ, और मेरा मानना है कि बिल्कुल जो करस्पॉन्डिंग क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में मारुति में। और मारुति प्री रिजल्ट इनफैक्ट एक अच्छा बाय रहेगा। कल सुबह भी इनफैक्ट बिल्कुल बाय किया जा सकता है, और मेरा इस स्टॉक के लिए जो टारगेट है करीब 8,000 रुपए का अगले 6 महीने में है। मारुति पे बिल्कुल बाय रिकमेंडेशन। तो मारुति को खरीदने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। सर आपके पास फिर से आएंगे। इस बीच वक्त हो गया है हमारे शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का। HDFC सिक्योरिटी से VK शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। आज दर्शकों को कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन बताएंगे कल के लिए? जी नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरे और HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से। तो एक ही ऑप्शन लेके आया हूँ, और इसलिए नहीं कि वो कोई दमदार है, बट कि मार्केट थोड़ा खराब है और मदरसन सुमी उस कंपनी का नाम है जिसका मैं ऑप्शन लेके आया हूँ। और ये ऑप्शन पुट ऑप्शन है, यानी कि अगर आप मंदी करना चाहें तो पुट ऑप्शन कर सकते हैं। बता दिया जाए कि ये जो ऑप्शन है ये अक्टूबर का ही है, यानी कि कल ही चलेगा, ठीक है। तो मार्जिन बहुत भयंकर होता है उस हिसाब से आप है। तो इसका ऑप्शन की प्राइस है सिर्फ 65 पैसे, 105 रुपए का ऑप्शन आप ले सकते हैं 65 पैसे पे, और टारगेट है इसका 2 रुपए। मेरा मानना है कि ये स्टॉक थोड़ा सा टेक्निकली तो वीक हुआ ही है, साथ ही में जो कोविड की बढ़ते हुए केसेस यूरोप में हैं उससे थोड़ा नेगेटिव असर भी इस कंपनी पड़ सकता है, जो एसेंशियली जिसके जो रॉ मटेरियल सप्लाई जहां करता है वो यूरोप समुदाय ही है। तो ऐसे वक्त में ये कल के लिए एक ऑप्शन है, पर ध्यान रखिए मार्जिन काफी रहेगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो समझ में आए तभी इसको कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। शो में अब वक्त हो गया है कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने का। अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, कल बाजार को कहां से ट्रिगर मिलेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे?
कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है और मंथली सीरीज की एक्सपायरी होनी है, तो इस लिहाज से एक्शन रहेगा बड़ा। ग्लोबल मार्केट्स बड़े अनिश्चित से दिख रहे हैं क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स 450 अंक नीचे थे और यूरोप के बाजार 2 से 3% नीचे। तो उस लिहाज से अमेरिका में कमजोरी वाले सेशन की आशंका तो है, लेकिन देखते हैं किस तरह का कारोबार वहां पर होता है और क्या डाउ फ्यूचर्स में कुछ अच्छी रिकवरी दिखती है या नहीं। ये कल बाजार की चाल तय करेंगे शुरुआती कारोबार में 9:15 पर, लेकिन उसके बाद हम अपनी रफ्तार में चलेंगे। और अब कुछ अहम लेवल्स जो आपके सामने बेहद ज़रूरी है। 11,650, 11,700 ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रेंज है जहां पर आपको फोकस करना है। अगर ये होल्ड हुआ तो ठीक, एक बार 11,650 टूटने पर और इसके नीचे बंद होने पर निफ्टी में नई गिरावट के संकेत आते हुए दिखेंगे, तब 11,550 तक आसानी से बाजार जा सकता है। ऊपरी स्तरों पर 11,875, 11,925 रुकावट के लिए परफेक्ट जगह, और वहां पर अगर रिकवरी मिलती है तो डेफिनेटली बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 24,000 के लेवल को आज होल्ड करने में कामयाब रहा। अब जो कल के लिए अहम सपोर्ट लेवल होगा वो 23,850, 23,950 की रेंज का होगा। इसके नीचे जाने पर 23,500 के आसपास तक की जगह बैंक निफ्टी में खुल जाती है। ऊपरी स्तरों पर 24,500, 24,650 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में आप सप्लाई आने की, प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली आने की आशंका रख सकते हैं। तो ओवरऑल कल फिर से एक बड़ा एक्शन होगा। नतीजों के लिहाज से भी बड़ा दिन है, कल फिर से नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन रहने वाला है। वायदा कारोबार की एक्सपायरी है, ग्लोबल मार्केट्स पूरे एक्शन में है, तो फिर से आपको भी तैयार रहना है कल एक और एक्शन पैक दिन के लिए। तो कल का अहम दिन रहेगी खास नजर सिर्फ जी बिजनेस पर। फिलहाल बातचीत करने के लिए हमसे सर बहुत शुक्रिया। सीधे हमारे आज के एक्सपर्ट आशीष माहेश्वरी जी का रुख करते हैं। आशीष जी, साल भर की खरीदारी या लॉन्ग टर्म व्यू रखना हो किसी को तो कहां पर रखा जा सकता है? जी, एक साल के पर्सपेक्टिव से मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आप कैस्ट्रॉल को। मेरा मानना है कि जो वर्स्ट था वो अब पीछे छूट गया है और अब इस स्टॉक को बिल्कुल देखने का सही समय आया है और एक साल के लिए इसका मेरा टारगेट रहेगा 170 रुपए। अब परफॉर्मेंस पे उसके कंपनी की नजर डालते हैं तो जो नतीजे आए हैं वो काफी उम्मीद से बेहतर नतीजे आए। इनफैक्ट यदि आप लास्ट क्वार्टर में देखें तो मुनाफा सिर्फ 65 करोड़ का रह गया था, जो अब बढ़कर 225 करोड़ रुपए का सितंबर आ गया है। तो जो उनका प्री कोविड लास्ट सितंबर क्वार्टर के जो नतीजे थे उसमें वॉल्यूम टर्म्स में और मुनाफे के टर्म्स में दोनों में वो क्रॉस कर चुके हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि यहाँ पर कंपनी को एक बिल्कुल विंडफॉल गेन है, क्योंकि उनके जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस नहीं बढ़े पर जो फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोबारा से डिमांड बढ़ रही है तो वहां पर प्राइसेस काफी बढ़े लास्ट क्वार्टर में, तो जिसका कारण से कंपनी का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर में भी काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। तो बिल्कुल कैस्ट्रॉल को बाय किया जा सकता है और एक साल का मेरा लक्ष्य है स्टॉक के लिए करीब 150 रुपए मिनिमम और हायर साइड पे 170 रुपए तक रहेगा। एक साल की खरीदारी के लिए कैस्ट्रॉल में खरीदारी करने की सलाह आशीष माहेश्वरी जी की। अब जानते हैं आपके लिए वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से बनेंगे कमाई के मौके। एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताएं कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? ये कल बड़ा दिन है, मंथली एक्सपायरी है और आज जैसे मार्केट था लग रहा है कि मंदी वीक एक्सपायरी होनी चाहिए और एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे ट्रेड कर रही है। तो कल के दिन में हमें 11,750 की पुट ऑप्शन पे फोकस करना है। अगर वो हमें 50-55 की रेंज में मिले तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें 30 रुपए का रखना चाहिए और टारगेट 110 का रखना चाहिए। और अगर हमें स्टॉक में ट्रेड करना है तो एचडीएफसी लिमिटेड आज काफी वीक था, कल भी उम्मीद है वीक हो सकता है, तो इसका टारगेट 1920 का होगा। स्टॉप लॉस 2000 का लगा करके बिकवाली करके हम एचडीएफसी लिमिटेड में चलेंगे।